का नया तवाज़ुन और दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुज़रगाहों पर मंडलाते हुए ख़तरात। देखिए, आज के इस मालूमाती जायज़े में हम इन तमाम चीज़ों की गहराई में जाएंगे जो इस वक्त आलमी मईशत और जियोपॉलिटिक्स को बिल्कुल एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर रही हैं। मतलब एक ऐसी बसात बिछ चुकी है ना, जहां सुपर पावर्स की ताकत को सीधा चैलेंज किया जा रहा। चले सीधा इसकी गहराई में चलते हैं। स्क्रीन पर मौजूद ये अल्फाज और घबराहट से भरी ये आवाज़, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये एक हालिया समुद्री हमले की बिल्कुल बराह रास्त और खौफनाक हकीकत है। जरा सोचें, जब एक देव हेकल तिजारती जहाज पर सीधा मिसाइल टकराता है तो अमले की ये चीखें मौजूदा आलमी टेंशन की संगीनी को वाज़े करती हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे समुद्री तिजारती रास्तों पर खतरात वाकई किस हद तक जानलेवा हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के तातुल की। और ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से वाज़े करती है कि इस तातुल की असल बुनियाद क्या है। मौसूल होने वाले तज्ज़िये से पता चलता है कि अमरीकी और ईरानी तरजीहात एक दूसरे से बिल्कुल मुतसादिम हैं। मतलब अमरीका की पहली शर्त ये है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोके और सख्त पाबंदियां बरकरार रहें। लेकिन दूसरी जानिब ईरानी मौक़िफ़ ये है कि भाई पहले आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और माशी पाबंदियां ख़त्म करें, फिर जाकर जौहरी प्रोग्राम पर कोई बातचीत होगी। दोनों फरीक अपनी अपनी जगह बिल्कुल डटे हुए हैं। और इस बढ़ती हुई कशीदगी के बीच एक कानूनी टाइमलाइन भी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कानून ये कहता है कि इंतज़ामिया को किसी भी नई जंग के आगाज़ के लिए 60 दिन के अंदर कांग्रेस से मंजूरी लेना होती है। तो ये 60 दिन का वक्त एक टिक टिक करती हुई टाइम बम की घड़ी की तरह है और इसके ख़त्म होने में वाकई कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके बाद या तो मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी या फिर कुछ और। इसी दबाव के साये में जियोपॉलिटिकल तज्ज़ियाकार एक और इंतहाई ख़तरनाक पेशरफ्त की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे फितवा रिवर्सल कहा जा रहा है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर का वो मजहबी फतवा है जिसने एटमी हथियारों के बनाने पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अगर ईरान पर बहुत ज़्यादा अस्करी दबाव डाला गया तो हो सकता है कि वो इस मौक़िफ़ को बदल दे और अपना जौहरी डिटरेंट बनाने की तरफ कदम बढ़ा दे। ये एक ऐसा इम्कान है जिसने लफ्ज़ी तौर पर आलमी सतह पर ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। अब ज़रा समंदर से निकलकर ज़मीन की तरफ आते हैं कि कैसे रेल के ज़रिए इन पाबंदियों को बाईपास किया जा रहा है। 10,000 किलोमीटर, ज़रा सोचिए इसके बारे में। ये नंबर अपने आप में ही हैरान कुन है। ज़मीनी रास्ते से पाबंदियों को बाईपास करने के लिए चीन और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा ज़मीनी रेलवे लिंक फ़ाल हो चुका है। ये ट्रैक कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से होता हुआ बराह रास्त चीन को ईरान से मिलाता है। ये माशी तन्हाई को तोड़ने का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। और इस नए रास्ते का फ़ायदा क्या है? ज़रा इस मवाज़ने को देखें। समंदरी रास्ते से जो तिजारत होती थी उसे पहुंचने में तकरीबन 40 दिन लगते थे और वो अमरीकी बहरिया और आबनाए हुर्मुज़ या मलाका की नाकाबंदियों के सामने बहुत कमज़ोर थी। इसके बरक्स ये जो नया रेल रोड है ये मुकम्मल तौर पर महफूज है और ट्रांजिट का वक्त घटकर सिर्फ 15 दिन रह गया है। मतलब ईरानी तेल अब समंदरी खतरात के बगैर बिल्कुल तेज़ी से अपनी मंजिल तक पहुँच रहा है। तो यहाँ जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि इस तिजारत की अदायगी अमरीकी डॉलर की बजाय चीनी करेंसी युआन में की जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। युआन में ट्रेड करना बैनुल-अक़वामी मालियाती पाबंदियों की ताकत को बुनियादी तौर पर हिलाकर रख देता है। ये वाकई एक गेम चेंजर है और वाज़े अलामत है कि दुनिया का एक हिस्सा डॉलर से हटकर मुतबादिल मुआशी निज़ाम की तरफ तेज़ी से जा रहा है। आइए अब वापस चलते हैं आलमी तिजारती गुज़रगाहों यानी अहम तरीन चोक पॉइंट्स की तरफ। अब ज़रा तसव्वुर करें क्या होगा अगर दुनिया का एक और बड़ा तिजारती रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। ये सवाल बहीरा अहमर में मौजूद आबनाए बाबुल मंदब की मौजूदा कमज़ोरी को बिल्कुल अयां कर देता है। बाबुल मंदब अपने सबसे तंग मकाम पर सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है, सिर्फ 29 किलोमीटर। लेकिन इस तंग सी गुजरगाह से हर साल 20,000 तिजारती जहाज गुजरते हैं। ये जहाज दुनिया भर की मजमूई तिजारत का 12% और आलमी तेल का 10% हिस्सा लेकर जाते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें इस रास्ते की अहमियत और खतरे का। अब ज़राए के मुताबिक यमन के हूती दस्ते बिल्कुल आबनाए हुर्मुज़ की तर्ज पर बाबुल मंदब को भी मोनेटाइज करने यानी उससे पैसे कमाने की हिकमत अमली बना रहे हैं।
یہاں سے گزرنے والے کمرشل جہازوں کے لیے ایک ٹول سسٹم قائم کیا جائے گا۔ اور حیرت کی بات، یہ ٹول فیس ڈالر میں نہیں بلکہ چینی یوان یا کرپٹو کرنسی میں لی جائے گی۔ مطلب امریکی ڈالر کو تو بالکل ہی بائی پاس کیا جا رہا ہے۔ اور اس سب کا نتیجہ، تازہ ترین رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان تمام سمندری خطرات کی وجہ سے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں خوفناک حد تک بڑھ کر $111 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں۔ اگر اس سپلائی کو یوں ہی روکا جاتا رہا نا تو فوراً عالمی سطح پر مہنگائی کا ایک اور طوفان آنا بالکل یقینی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سب کے علاقائی اثرات اور سفارتی نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے بتائے گئے یہ اعداد و شمار یہ صرف ہند سے نہیں ہیں، یہ ان گوئنگ کائنیٹک جنگوں کی بہت ہی تباہ کن حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 72,000 سے تجاوز کر چکی ہے، لبنان میں بھی 2500 سے زائد جانیں جا چکی ہیں، اور دوسری جانب اسرائیلی فوج کو بھی حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں بھاری جانی نقصان ہوا ہے، جو کہ 8,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ یہ جنگ واقعی خطے کے لیے ایک بہت خوفناک انسانی قیمت ثابت ہو رہی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیسے مزید پیچیدہ ہوتی ہے۔ سفارتی محاذ پر حیران کن تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک طرف ایران کو 2026 کی NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی کانفرنس کا نائب صدر چن لیا گیا ہے، وہیں دوسری طرف حالیہ برکس اجلاس میں بھارت کو اپنے متضاد بیانوں کے باعث تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور سب سے اہم، SCO جو پہلے صرف ایک معاشی فورم تھا، اب تیزی سے ایک ملٹری ٹیکنالوجی شیئرنگ الائنس میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ اور اس سب کے دوران پاکستان کی مقامی صورتحال اور اپڈیٹس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی کافی کچھ چل رہا ہے۔ عدالتی محاذ پر جوڈیشل کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز، جن میں جسٹس بابر ستار شامل ہیں، ان کے تبادلے کا جائزہ لے رہا ہے۔ معاشی طور پر دیکھیں تو مئی کے وسط تک IMF سے $1 ارب کی قسط ملنے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ ہی $25 کروڑ کا پینڈا بانڈ بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ اور ہاں، قومی ایئر لائن PIA کے 100% شیئرز بھی ایک کنسورشیم نے لے لیے ہیں۔ یہ اندرونی تبدیلیاں اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی عالمی سطح پر امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ثالثی کردار کو بھی سراہا جا رہا ہے۔ اب اس سلائیڈ کے حوالے سے جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑتی ہے۔ کیا سمندری راستوں کی یہ بدلتی ہوئی صورتحال اور پابندیوں کو ناکام بناتے ہوئے نئے زمینی اور ڈیجیٹل تجارتی روٹس، کیا یہ سب امریکی معاشی بالادستی کے حتمی اختتام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا عالمی تجارت کا یہ نیا غیر مرکزی نیٹ ورک واقعی ہمیشہ کے لیے طاقت کا توازن بدل دے گا؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اس معلوماتی جائزے میں ساتھ دینے کا بہت